बच्चों, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अब आज हम लोग का जो टॉपिक है बच्चों, वो है पदार्थों के अंतर रूपांतरण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों की परिभाषाएं। इसमें से फर्स्ट हम लोगों ने लिया है बच्चों, वो है गलनांक। गलनांक होता क्या है? गलनांक को आप ऐसे समझिए कि ठोस क्या बनेगा, द्रव। जैसे आप समझ लीजिए बर्फ गलेगा, तो बर्फ गलेगा मतलब पिघलेगा। कितना में पिघलेगा? तो बर्फ पिघल के पानी बनेगा कितना डिग्री पे? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, या इसी को बोलते हैं 273 केल्विन पे। तो ये गलनांक है क्या? गलनांक एक ताप है। देखिए, ये शब्द जब भी आए किसी में भी, ये ऐसे आंक, इसको आप आंक समझिए। जब भी ये आंक आएगा, ये आ का मात्रा होगा और ये क, तो आप समझ जाइए ताप। यानी गलनांक मतलब गलना। कौन गलेगा? तो ठोस गलेगा। ठोस द्रव में गलेगा, यानी जिस ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बनता है उसे कहेंगे गलनांक। दूसरा है बच्चों क्वथनांक। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल होना। बॉयल मतलब उबलना। तो उबलेगा कौन? पानी उबलेगा, यानी द्रव उबल के क्या बनेगा? गैस। तो यह भी ताप है, यह भी आंक के यहाँ जुड़ा है। तो जिस ताप पर कोई द्रव उबल कर क्या बन जाए? गैस बन जाए। जैसे पानी उबलेगा तो क्या बनेगा? भाप बन जाएगा, गैस बनेगा। कितना डिग्री पे? तो 100 डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोलते हैं 373 केल्विन। देखिए अगला जो है हिमांक। इसमें भी देखिए, हिमांक का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। आप लोग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसको बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे। उसमें द्रव पानी डाल दीजिए तो बर्फ जैसा बन जाएगा। यानी जिस ताप पर द्रव जमकर क्या बन जाए? बर्फ बन जाए, तो उसको बोलेंगे। बर्फ का अर्थ क्या है? ठोस बन जाए, तो उसको बोलेंगे क्या? हिमांक। यानी जल का हिमांक कितना होगा? ये अभी 0 डिग्री पर, या फिर इसी को केल्विन में लिखेंगे तो 273 केल्विन पे ये बन जाता है क्या? बर्फ बन जाएगा जल। तो यानी ठोस बन गया, तो 273 केल्विन। अगला है बच्चों हम लोग को, इसके लिए इसको आप समझिएगा। देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि ठोस द्रव बन रहा है संगलन में, द्रव इधर से ठोस बन रहा है, द्रव से गैस बन रहा है वाष्पीकरण, गैस से द्रव बन रहा है संघनन। इसमें ठोस से गैस या गैस से ठोस बनना है। तो ये भी है ऊर्ध्वपातन। तो ये है क्या? ये सब आंक इसमें जुड़ा नहीं, इसलिए ये प्रक्रिया होगा। तो लिखा हुआ है जैसा यहाँ, ये सब में प्रक्रिया जोड़ना है कि जिस प्रक्रिया में ठोस क्या बन जाए? द्रव बन जाए, तो इसको बोलेंगे संगलन। और जिस प्रक्रिया में द्रव क्या बन जाए? ठोस बन जाए, तो इसको जमना। जिस प्रक्रिया में द्रव गैस बन जाए वाष्पीकरण, गैस द्रव बन जाए संघनन, ठोस गैस बन जाए या गैस ठोस बन जाए तो ऊर्ध्वपातन। जैसा आपको यहाँ परिभाषा में देखने को मिल रहा है बच्चों। जिस प्रक्रिया में सब में देख रहे हैं, जमना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव से क्या बनेगा? ठोस। वाष्पीकरण में द्रव से क्या बनेगा? गैस। और संघनन में गैस से क्या बनेगा? द्रव। और ऊर्ध्वपातन में दोनों। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बच्चों वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आप लोग जान चुके हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव उबल कर क्या बनना शुरू हो जाएगा? तो गैस बनना शुरू होगा। हम लोग को मेन पढ़ना है बच्चों वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए इस कारक के लिए आपको इसको समझना है। सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र पहला इसका कारक है। सतह क्षेत्र मतलब आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे ये हमारे पास कॉपी है, तो देखिए इसका सतह ज्यादा है और इसका सतह क्या है? कम है। उसी तरह अगर हम इसमें किसी द्रव को रख दें, इस कॉपी में रख दें, इस द्रव में, तो ये जल्दी गैस बन जाएगा, जल्दी भाप बनेगा। लेकिन इसमें कम इसका सतह है, तो इसमें देरी से बनेगा। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं कि एक कप में हम लोगों ने एक दूध लिया और एक प्लेट में लिया, तो प्लेट का सतह चौड़ा होता है और कप का सतह छोटा होता है। तो सतह क्षेत्र के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कैसी होगी? तो समानुपाती होगी। समानुपाती मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यानी सतह क्षेत्र के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, और सतह क्षेत्र के कम होने पर वाष्पीकरण की दर क्या है? घटती है। अब दूसरा है बच्चों वायु की गति। वायु की गति को आप समझिए कि हम लोग एक कपड़ा सुखा रहे हैं और हवा जोर जोर से बह रहा है। तो जोर जोर से बहने का मतलब हवा से पानी क्या बनेगा? भाप बन के वहां से उड़ जाएगा। और हवा धीरे धीरे बह रही है, देरी से उड़ेगा। यानी वायु की गति पर भी ये क्या है? समानुपाती है। वायु की गति पर भी ये कैसा है? तो समानुपाती। यानी वायु की गति बढ़ने पर, वायु की गति अगर बढ़ जाए तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है,
और वायु की गति कम होने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। तो ये आप समझ गए बच्चों। अब इसके बाद अगला कारक है वो है तापमान। तापमान को आप समझिए कि गर्मी के दिनों में देखते होंगे तालाब, कुआं, नदी सब सूख जाता है। क्यों? क्योंकि पानी भाप बन के क्या हो रहा है, वहां से उड़ रहा है। यानी तापमान जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की दर क्या होगी, तापमान के बढ़ने पर बढ़ेगी, और तापमान के घटने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। तापमान के घटने पर घटती है, यानी यह भी कैसा है, तो यह भी समानुपाती है। अगला जो है वो है वायु में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी इन एयर। आर्द्रता पहले समझ लीजिए, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को, वायु में जितना नमी है, जलवाष्प है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो आर्द्रता कहते हैं। तो देखिए ठंडा के दिन में आप जान रहे हैं कि ज्यादा शीत गिरता है, यानी हवा में नमी है, और गर्मी के दिनों में कम शीत गिरता है, यानी हवा में कम नमी। तो नमी वाले दिन में अगर हम ठंडा के दिन में कपड़ा सुखाएंगे तो देरी से सूखेगा, क्योंकि भाप बनने में उसको ज्यादा समय लगेगा। और वही गर्मी के दिन में क्या है, तो जितना कम समय में, हवा में नमी है नहीं, कम समय में सूख जाएगा। यानी ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। आर्द्रता अगर बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण घटेगा, और आर्द्रता अगर घट रहा है तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये जो वीडियो है आपको पदार्थों का अंतर रूपांतरण और वाष्पीकरण तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आप बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लगातार आप तक सभी विषयों के वीडियोस पहुंचते रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।